दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ समय पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की बात कही गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत से लोग यह बात कहते हैं कि इससे देश टूट सकता है, सेक्युलरिज्म पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। कई मुस्लिम नेता यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मुसलमानों पे ये एक तरह का अत्याचार होगा, एक इम्पोजिशन होगा। ओवैसी जैसे नेता और कुछ और दूसरे नेता अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में इस पर काफ़ी ज़्यादा बयान भी देते हैं। तो ये बात थोड़ी दिलचस्प और जानने लायक हो जाती है। स्वागत है आपका एविल क्लासमेट में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के कानून होते हैं जिनके सहारे देश का लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित होता है। यहीं से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। 4 कानूनों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है क्रिमिनल लॉज। ये क्राइम रिलेटेड लॉज होते हैं, इनको पुलिस के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कि आईपीसी के जो लॉज होते हैं। दूसरा है स्टेचुरी लॉज, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरे होते हैं कॉमन लॉज, इन्हें जज मेड लॉज भी कहा जाता है। कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो जो बाकी छोटी अदालतें होती हैं या फिर देश की और बाकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के फैसले को एज अ लॉ मान के यूज़ किया जाता है। सबसे चौथा है सिविल लॉज। इसमें लोगों के डिस्प्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिलीज़ के और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो के सभी कवर किए जाते हैं। यहाँ पे फैमिली लॉ, जो कि सिविल लॉज के अंदर ही आता है, इसमें शादी, तलाक, संपत्ति का अधिकार, वसीयत, दोबारा विवाह, तलाक के बाद गुजारा भत्ता, चाइल्ड कस्टडी जैसे जरूरी सामाजिक मुद्दे आते हैं। बेशक संविधान हमको समानता का अधिकार देता है, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिनमें न्याय या फिर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है वो धर्म के हिसाब से ज़्यादा चलती है। इन नियमों को संविधान के समानता वाले अधिकार के आयाम से अलग रख दिया गया है। इनको पर्सनल लॉज कहा दिया गया है। हर धर्म के लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड्स, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि शरिया के हिसाब से चलता है। इसी तरह क्रिश्चियंस और पर्शियंस के लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स होते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे एक ही तरह का कानून लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिलीजियस एस्पेक्ट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने हिंदूज़ को बुलाया और अपने पर्सनल लॉज बनाने के लिए सजेस्ट किया। और इस तरह 1772 में पहली बार हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। इसका मतलब है कि सभी प्रोविजंस को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया। और धीरे धीरे 1930 तक आते आते मुस्लिम्स में भी ये मांग उठने लगी कि हमें भी अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना चाहिए जिससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज हो सके। इससे पहले तक वो कुछ लॉज शरिया कानून के उठा के यूज करते थे और कुछ लॉज अपने लोकल कस्टम्स के उठाकर। दोस्तों, हिंदू पर्सनल लॉज काफ़ी ज़्यादा पेट्रियार्कियल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड थे और काफ़ी एस्पेक्ट्स में ये कंजर्वेटिव टच लिए हुए थे। अंग्रेज़ लोग भी अपर कास्ट के विरोध के कारण इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करने से हमेशा बचते रहते थे। लेकिन समाज सुधारकों के प्रयास के कारण समय समय पे इसमें से काफ़ी ज़्यादा बुराइयों को दूर किया गया। जैसे कि विधवा विवाह जो था 1856 में वो लाया गया। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो थी उसमें बदलाव करके 1921 में उसे हटा दिया गया। सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1944 लाया गया। और 1930 तक आते आते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी निर्माण हो चुका था। बेशक ये नया बोर्ड था, नए टाइम पे बना था, लेकिन यहाँ भी वही सिस्टम था जैसा हिंदूज़ में हुआ था। वही पेट्रियार्कियल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रूल जो थे वो काफ़ी मेल ओरिएंटेड बना दिए थे। आज़ादी के बाद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह प्रयास किया कि इतने जो डिफरेंसेस हैं इनको हटाकर एक सिंपल लॉ सभी लोगों के लिए लाया जाए, लेकिन उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो फेवरेबल नहीं था और अत्यधिक विरोध के कारण वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वहीं हिंदू पर्सनल लॉज में काफ़ी सुधार जारी रहा आज़ादी के बाद भी, जैसे कि 1955 में नया मैरिज एक्ट लाया गया। इसके अलावा उत्तराधिकार और इनहेरिटेंस का जो एक्ट था, सक्सेशन एक्ट 1956 लाया गया। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956 लाया गया और एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 लाया गया। अब अगर हम देखें तो सभी पर्सनल लॉ बोर्ड्स में तलाक, शादी, गुजारा भत्ता, वसीयत और रीमैरिज जैसे फंडामेंटल मुद्दों पे अलग अलग शर्तें और अलग अलग नियम हैं। 1985 में शाह बानो का एक केस बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। उसमें हुआ ये था कि शाह बानो को उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था और शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की कि मुझे कंपेंसेशन चाहिए। उसके पति का कहना था कि जितना कंपेंसेशन बनता है इस्लाम के लॉ के हिसाब से मैं ऑलरेडी उसको दे चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी उसका फंडामेंटल जो भी कंपेंसेशन बनता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल लॉ वो उसको आप दीजिए। तो इसके बाद से यह बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी बात और इस बात की ज़रूरत समझे जाने लगी कि
वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी असमानताएं अलग अलग धर्मों के हिसाब से नियमों में हैं, और ऐसे में बहुत सारे रूल्स की वजह से जो कॉमन अधिकार हैं वो इन लेडीज़ के छिन जाते हैं। तो दोस्तों यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रयास है कि जितनी भी यहाँ पे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सबको हटा के एक कॉमन रूल्स और रेगुलेशन सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए बना के दे दिया जाए। अगर नॉर्मल लड़की को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से 50% हिस्सेदारी मिलती है, तो ये सभी धर्म की लड़कियों को मिलनी चाहिए। दोस्तों ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अब ये अच्छा है बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये सब तभी डिसाइड हो पाएगा जब इसके प्रोविजंस जो है वो सरकार लाकर देगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे ही ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।